प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के विषय में चर्चा करेंगे। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की जो आधारशिला है वह जो शास्त्रीय जो यूनानी सभ्यता है, क्लासिकल ग्रीक सिविलाइजेशन है, उसके द्वारा रखी गई थी। और उसमें जो प्रमुख विचारक हैं जिनका हम नाम जानते हैं, सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु आदि है, उन्होंने सर्वप्रथम जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की परंपरा की शुरुआत की थी। और ये पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का जो इतिहास है वो करीब 400 ईसा पूर्व से माना जाता है। और सर्वप्रथम जो प्रमुख पाश्चात्य विचारक है राजनीतिक ज्ञान के, उनमें पहला नाम सुकरात का आता है। सुकरात के शिष्य हुए थे जिनका नाम प्लेटो था। और प्लेटो के पश्चात उनके जो शिष्य परंपरा में जो प्रमुख राजनीतिक विचारक हुए हैं यूनान के, उनको अरस्तु नाम से जाना जाता है। एरिस्टोटल भी कहा जाता है। जैसे अरस्तु अरबी भाषा में कहा जाता है और बाकी जो पश्चिमी भाषाएं हैं, यूरोपियन भाषाएं, उनमें एरिस्टोटल उनका नाम है। और जो अंग्रेजी भाषा में जो राजनीति विज्ञान के लिए जो विषय के लिए जो शब्द है वह है पॉलिटिक्स। वो भी जो यूनानी भाषा का एक शब्द है पॉलिस, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य, उससे ही उसका उद्गम हुआ है। और जो उस समय जो प्रमुख जो नगर राज्य थे यूनान के, वो एथेंस और स्पार्टा थे। इन दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय तक वर्चस्व की लड़ाई चली थी, जिसको पेलिपिनोज वार कहा जाता है। और एक प्रसिद्ध जो इतिहासकार या लेखक हैं राजनीति विज्ञान के भी, उनको राजनीति विज्ञान में यथार्थवादी जो परंपरा है IR की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसके प्रतिपादकों में से एक माना जाता है, जिनका नाम था थुसिडाइडस। उन्होंने ये एक पुस्तक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ पेलिपिनोज वार। और उसमें उन्होंने एथेंस और स्पार्टा की जो वर्चस्व की जो संघर्ष था, लड़ाई थी, उसका विस्तार से वर्णन किया है। जो ग्रीक जो चिंतन था, उसमें हमेशा जो केंद्रीय जो तत्व है वह नगर राज्य था। उनके लिए राज्य का अर्थ होता था नगर राज्य। और वर्तमान में जो राष्ट्र राज्य की अवधारणा है, उस समय वो वहाँ पर प्रचलित नहीं थी। वर्तमान में यूनान एक राष्ट्र राज्य है, जबकि उस समय वो छोटे छोटे नगर राज्यों में बटा हुआ था। और ये नगर राज्य, इनकी जो शासन व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न थी। वर्तमान में यदि हम नगर राज्यों के उदाहरण देखें तो उनमें जो प्रमुख है सिंगापुर है और वेटिकन सिटी है। एक जो प्रमुख तत्व है यूनानी राजनीति का उस समय की, वो था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। वर्तमान में जो अधिकतर देशों में जो लोकतंत्र का प्रचलित रूप है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जिसमें सभी नागरिक विधि निर्माण में भाग नहीं लेते हैं प्रत्यक्ष रूप से। वे केवल अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग लेते हैं। तत्पश्चात जो विधि निर्माण का शासन का कार्य है वो उनके प्रतिनिधियों द्वारा संपन्न किया जाता है। जैसे हम भारत में जो नागरिक हैं वो विधायकों को और सांसदों को चुनते हैं, जबकि जो प्राचीन यूनान में लोकतंत्र का स्वरूप मुख्य रूप से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र था, जहाँ पे नागरिक स्वयं जो विधायी और शासन की प्रक्रिया है उन प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते थे। परंतु एक अन्य जो इसमें ध्यान देने की बात वो है, ये है कि वहाँ पे इस समय जो नागरिकता का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी सीमित था। वहाँ पे जो स्वतंत्र यानी जो व्यक्ति किसी और अन्य का दास नहीं है और जिसके पास संपत्ति है, जो बाल्य अवस्था में भी नहीं है और जो वृद्ध अवस्था में भी नहीं है, अर्थात केवल वयस्क पुरुष और संपत्तिशाली
संपत्तिशाली वयस्क पुरुषों के पास ही को ही जो है शासन में भागीदारी का अधिकार था, जबकि वर्तमान में हमारे देश में हम देख सकते हैं कि वयस्क मताधिकार का अधिकार है, अर्थात 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी नागरिक सामान्यतः मतदान में भाग ले सकते हैं। महिलाओं को किसी प्रकार के जो राजनीतिक अधिकार नहीं थे, और हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या जो पाश्चात्य जो प्रजातंत्र हैं उनकी परंपरा में यह देख सकते हैं कि जैसे स्विट्जरलैंड जो काफ़ी एक विकसित देश है यूरोप का, उसमें भी जो महिलाओं को मताधिकार 1972 में जाके प्राप्त हुआ था, जबकि हमारे देश में संविधान निर्माण के साथ ही महिलाओं को सभी राजनीतिक अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। सिटी स्टेट का महत्व इतना क्यों था ग्रीक जो राजनीतिक चिंतन में है, तो उसका जो इसकी जो व्याख्या है वो इस सामान्यतः जो ग्रीक दर्शन में ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति का जीवन अकेले वो व्यतीत पूर्ण रूप से व्यतीत नहीं कर सकता सामान्य स्थिति में। जैसे अरस्तु का ये प्रसिद्ध कथन है कि या कोई व्यक्ति अगर अकेला रह सकता है तो या तो वो पशु है या देवता है, वो इंसान नहीं है, क्योंकि वो सामान्यतः इंसानों को एक सामाजिक प्राणी मानते थे। फिर वे ये देखते हैं कि जो प्रमुख जो प्राथमिक इकाई है मानव की जो सामाजिक जीवन की या संगठनात्मक जीवन की, वह है परिवार। परिवार में मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु सभी आवश्यकताएं परिवार में भी पूरी नहीं हो सकती। तो इसका आगे चल के मनुष्य जो है गाँव का निर्माण करते हैं, और समुदाय जो ग्रामीण समुदाय है उसका उदय होता है, परंतु ग्रामीण समुदाय या समाज में भी सारे जो आवश्यकताएं हैं मनुष्य की वो पूरी नहीं हो सकती, और तत्पश्चात मनुष्य नगर राज्यों के रूप में अपने आप को संगठित करते हैं। और ग्रीक दार्शनिकों का ये मानना है कि जो नगर राज्य हैं उनमें मनुष्य की जो सभी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकती है, मानव जीवन अपनी परिपूर्णता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वे जो सर से जो प्रमुख इकाई है संगठनात्मक जीवन की मनुष्य के राजनीतिक जीवन के, उसको नगर राज्य के रूप में स्वीकार करते हैं। और उनके लिए जो राज्य का पर्याय नगर राज्य था, वे किसी अन्य जो राष्ट्र राज्य आदि की परिकल्पना प्रस्तुत नहीं करते। जो ग्रीक समाज था पारंपरिक, उसमें काफ़ी असमानताएं व्याप्त थी, और प्रमुख जो असमानता थी वो संपत्ति को लेकर थी। एक वर्ग संपत्तिशाली था और अन्य जो संपत्ति विहीन वर्ग था, और इसको सहज ही स्वीकार किया जाता था, और इसलिए ग्रीक दार्शनिक जो है असमानता को एक प्राकृतिक जो है परिघटना मानते हैं। ग्रीक समाज मूल रूप से एक पितृ सत्तात्मक समाज था, जिसमें महिलाओं को जो है राजनीतिक अधिकार सामान्यतः नहीं दिए गए थे, और उनकी भूमिका परिवार तक ही सीमित मानी जाती थी। हालांकि सभी जो नगर राज्य थे उनमें भी थोड़ा बहुत प्रथागत अंतर था महिलाओं की स्थिति को लेकर। जैसे स्पार्टा में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाजनक रूप से थोड़ी बेहतर थी। और जो ग्रीक इकोनॉमी थी वह मुख्य रूप से कृषि आधारित थी, और कृषि में भी जो ग्रीक कृषि थी वह मजदूरों पर आधारित थी, और जो मजदूर थे वो मुख्य रूप से दास थे, और इसीलिए ज़्यादातर जो ग्रीक विचारक हैं वो दास प्रथा को वैधता प्रदान करने का प्रयास करते हैं, उसको उचित ठहराने के लिए अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं। कुछ उनमें जो प्रजातिवाद की भावना भी व्याप्त थी। वे जो ग्रीक लोग थे वह अन्य जो यूनानी नागरिक थे अन्य राज्यों के भी थे, फिर भी वे उनको समान रूप से जो है सभ्य मानते थे,
परंतु जो गैर ग्रीक लोग हैं उनको वे असभ्य मानते थे, बर्बर मानते थे। ग्रीक और नॉन ग्रीक का भी अंतर काफी महत्वपूर्ण था। इसका एक उदाहरण ये भी है कि अधिकतर जो ग्रीक विचारक हैं वे दास प्रथा को तो उचित ठहराते हैं, परंतु वे इस बात का निषेध करते हैं कि किसी यूनानी को दास बनाया जा सकता है। वे अन्य जो राष्ट्रीयता हैं या अन्य जो कबीले हैं उनके लोगों को तो युद्ध में बंदी बना के दास बनाने का समर्थन करते हैं, परंतु यूनानी जो है अन्य उनको वे दास बनाने का समर्थन नहीं करते। जो राजनीति विज्ञान की दृष्टि से जो सर्वाधिक प्रमुख विचारक हैं ग्रीक परंपरा के, वे प्लेटो और अरस्तु हैं। और प्लेटो का जो सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक योगदान है वह है प्लेटो की दार्शनिक राजा की परिकल्पना। प्लेटो का जो पूरा चिंतन है वह एथेंस को एक आदर्श राज्य बनाने की इच्छा के लिए घूमता है। क्योंकि जो प्लेटो को जो तत्कालीन जो एथेंस की जो शासन व्यवस्था थी उसमें अनेक कमियां नजर आ रही थी। उनको लग रहा था कि जो प्रणाली है पूरी तरह से भ्रष्ट है और इससे कई गुना बेहतर प्रणाली स्थापित की जा सकती है। प्लेटो पे जो प्रमुख विचारक हैं जिनका प्रभाव था उनमें सुकरात है, पाइथागोरस है, हेराक्लिटस है और परमिनिडीज है। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है रिपब्लिक, द स्टेट्समैन और द लॉज। और प्लेटो के जो सबसे प्रमुख जो आलोचक थे वही उनके सबसे प्रमुख शिष्य भी थे, वह थे अरस्तु। आधुनिक युग में जो प्लेटो के जो सबसे प्रमुख आलोचक हैं वह है कार्ल पोपर, जिनकी पुस्तक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, जिसमें वे प्लेटो और मार्क्स आदि को एक खुले समाज, स्वतंत्र समाज के सबसे बड़े शत्रु ठहराते हैं। पश्चिम में दो प्रमुख विचारधाराएं हैं दार्शनिकों की दो प्रमुख धाराएं हैं। एक धारा है आदर्शवाद, जिसमें स्वयं के मुकाबले समाज और राज्य के हितों को प्राथमिकता दी गई है। दूसरी है भौतिकवाद, जिसमें समाज और राज्य के मुकाबले स्वयं को अधिक प्राथमिकता दी गई है। आदर्शवाद के जो प्रमुख विचारक हैं वो प्लेटो और हेगल, जबकि भौतिकवाद के जो प्रमुख विचारक हैं वो, या व्यक्तिवाद भी जिसे कहा जा सकता है, उसके जो प्रमुख विचारक हैं हॉब्स, लॉक और मार्क्स।